Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's class we will discuss about agriculture. एग्रीकल्चर का स्टैटिक पोर्शन भी और साथ में करंट अफेयर्स भी जो भी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी कोई नई इन्वेंशन हुई है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में आई है या फिर कोई स्कीम है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हाईलाइटेड है, सब कुछ हम इस एक ही क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी भी एग्रीकल्चर को आजकल बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें कंटेंट को अलग अलग जगह से स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज एक बुक के अंदर हमें सारा कंटेंट नहीं मिल पाता। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल मस्ट वॉच दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्रीकल्चर स्टैटिक प्लस करंट। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। एक होती है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है? स्मॉल स्केल फार्मिंग होती है जो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो, अपनी खुद की फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करते हो। इसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, बेसिक ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं। आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेगी? बिहार, झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में आपको ये फार्मिंग परफॉर्म होती ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है, लैंड होल्डिंग्स जो होती है ना वो काफ़ी स्मॉल होती है, और बट फिर भी पर हेक्टेयर जो यील्ड निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा छोटे से एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये फार्मिंग आपको कहाँ मिलेगी? वेस्ट बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के लिए, मेनली राइस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि आपने एक लैंड क्लियर किया, उस पर क्रॉप को ग्रो किया, उसके बाद क्या हुआ, उस लैंड को आप मूव करके कहीं पर और चले गए, जिसको हम जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पर। जितने नाम है एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है, पीसीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कम पूछे जाते हैं, बट सभी नाम की जो लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, एक बार गो थ्रू कर लेना। जो जो एनसीईआरटी में नाम है वो तो डेफिनेटली सारे गो थ्रू कर ही लेना। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। ये क्या होता है? लार्ज स्केल के ऊपर होती है, मार्केट ओरिएंटेड होती है, मेनली प्रॉफिट के लिए की जाती है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गुजरात के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन, पंजाब के अंदर वीट का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। मोनोकल्चर फार्मिंग होती है, मेनली बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा होती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? टी। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी एज वेल। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। जो हम फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स की कल्टीवेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। जैसे यूपी के अंदर मैंगोज, महाराष्ट्र के अंदर ग्रेप्स। एक होती है आपकी वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग क्या होती है? जो फार्मिंग हम हाई रेनफॉल एरियाज के अंदर करते हैं और जहाँ पर हम वाटर इंटेंसिव, जिन क्रॉप्स को पानी की ज्यादा जरूरत होती है उनको वहां पर ग्रो करते हैं, जैसे राइस कल्टीवेशन इन केरला, वेस्ट बंगाल एंड असम। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग, जिसके अंदर क्या होता है? लार्ज फार्म्स होते हैं, बट जो इनपुट होती है पर हेक्टेयर वो काफी कम होती है। फार्मिंग जो होती है वो पूरी मैकेनाइज्ड होती है। और ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम? वीट फार्मिंग इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन की। आपके 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। एक खरीफ जो आपका सीजन होता है जून टू सितंबर। नेक्स्ट है रबी जो आपका होता है अक्टूबर टू मार्च। नेक्स्ट है जैद जो आपका अप्रैल टू जून होता है। खरीफ के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, नॉर्थर्न स्टेट्स की बात करें तो राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, जवार, तुर। और वहीं साउथर्न स्टेट्स में बात करें तो राइस, मेज, रागी, जवार, ग्राउंडनट। ये वो क्रॉप्स हैं जो आपकी जून से सितंबर के टाइम पीरियड के अंदर जिनकी कल्टीवेशन की जाती है। वहीं रबी की बात करें जो आपका ऑब्वियसली विंटर सीजन होता है। नॉर्थर्न स्टेट्स में वीट, ग्राम, रेपसीड्स, मस्टर्ड, बार्ले। और वही साउथर्न स्टेट्स में राइस, मेज, रागी, जवार, ग्राउंडनट्स। अब ये जो एक छोटा सा टाइम पीरियड है आपका बिटवीन समर एंड विंटर सीजन, इसमें क्या होते हैं? मेनली कल्टीवेशन होती है वेजिटेबल और फ्रूट्स की, नॉर्थर्न स्टेट्स में भी एंड साउथर्न स्टेट्स के अंदर भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं
उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बिकॉज करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। आपको 3-4 पॉइंट्स में करेक्टरिस्टिक्स बता देंगे और आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैंने उन सभी क्रॉप्स की कल्टीवेशन को और उन सभी क्रॉप्स की करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया है जो जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, क्योंकि एनसीईआरटी वाली तो हमें कवर करनी है। उसके अलावा हमें कौन सी क्रॉप्स कवर करनी है जो फिलहाल न्यूज़ में चल रही है, तो हम दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राइस की। एक स्टेबल फूड क्रॉप है, इंडिया के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि ये हमारे फूड की बेसिक नीड है। खरीफ क्रॉप है। कितना टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए राइस को कल्टीवेट होने के लिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए। एक ये चीज़ भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, क्या है, इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, और उनके नाम क्या है, ओस, अमन एंड बोरो। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वीट, रबी क्रॉप है। कितनी रेनफॉल चाहिए, 50 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में। वीट ग्रोइंग जोन 2 है इंडिया के अंदर, एक है आपका गंगा सतलुज प्लेन वाला एरिया और एक है आपका ब्लैक सॉइल का रीजन। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से आपके, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं मेज की। लास्ट 2-3 सालों से मेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, मेज भी रहा है। आपकी जितनी भी मिलेट्स हैं वो सभी न्यूज़ में रहे। यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, कर्नाटका, एमपी, यूपी एंड बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर केन की। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। रिक्वायर्स क्या, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको ग्रो होने के लिए। टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एनुअल रेनफॉल नियर अबाउट 75 सेंटीमीटर। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यूपी के अंदर भी प्रोडक्शन काफी है। नेक्स्ट है आपकी टी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। सॉइल कैसे होनी चाहिए, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होनी चाहिए। आपको टी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, असम में सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है कॉफी, ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है ये भी। इंडिया के अंदर मेनली आपको 3 वेराइटीज ऑफ कॉफी मिलती है, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका। और साथ ही इंडिया जो है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की जो कॉफी है वो वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटका के अंदर होता है, उसके बाद केरला एंड तमिलनाडु के अंदर। अब बात करते हैं बाजरा। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, हार्डी क्रॉप है जो मेनली क्या रेसिस्ट करते हैं किसको, ड्राइंग स्पेल्स को और उस एरिया के अंदर ड्रॉट की सिचुएशन को। प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस क्या है, लेग्यूम क्रॉप्स है जिनसे क्या होता है, नेचुरली ही सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज पल्सेस किस में हेल्प करती हैं, पल्सेस आपको हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पर लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और काफ़ी जो क्रॉप्स हैं उनमें तो हम चाइना से पीछे रह जाते हैं, किसी 1-2 कंट्री से पीछे रह जाते हैं, बट पल्सेस में हम नंबर 1 पर हैं। मेनली कौन सी पल्सेस की प्रोडक्शन ज़्यादा है इंडिया के अंदर, ग्राम एंड तुर। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जवार की। मेन फूड क्रॉप है सेमी एरिड एरियाज में, सेंट्रल और साउथर्न इंडिया के। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी एंड आंध्र प्रदेश के अंदर। दोनों अगर हम साउदर्न स्टेट में बात करें तो जवार की जो कल्टीवेशन है वो खरीफ और रबी दोनों सीजन में की जाती है। वहीं अगर नॉर्थ की बात करें तो वहां पर सिर्फ आपके खरीफ सीजन के अंदर कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन क्या है, ट्रॉपिकली क्रॉप ग्रोन है। कौन से सीजन में, खरीफ सीजन के अंदर। कहाँ पर, जितने भी इंडिया के सेमी एरिड एरियाज हैं वहां पर। कॉटन को क्या चाहिए, क्लियर स्काई चाहिए। जब कॉटन की फ्लॉरिंग स्टेज चल रही होती है कल्टीवेशन के अंदर, जब उसको बिल्कुल क्लियर स्काई का एटमॉस्फेयर चाहिए। प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ है, गुजरात के अंदर एंड महाराष्ट्र के अंदर। उसके अलावा कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, या फिर इरिगेशन से भी कॉटन की कल्टीवेशन हो जाती है। अब उसके बाद है रबर। रबर क्या है, एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जिसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर जो है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस चलेगा।
हैवी रेनफॉल चाहिए अबव 200 सेंटीमीटर। मेनली ग्रो कहाँ होती है? सबसे ज्यादा केरला के अंदर, देन तमिलनाडु एंड निकोबार आइलैंड्स। जूट है जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ग्रोज वेल ऑन ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। हाई टेम्परेचर को इसकी भी जरूरत है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है जूट का? वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, उसके बाद असम, ओडिशा आर द मेजर प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। एक हमने आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन को, क्योंकि अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी जो बेसिक डिटेल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया के अंदर एम एस स्वामीनाथन थे, और वर्ल्ड लेवल पे जो थे, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाकर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप एक बार गो थ्रू उसको कर सकते हो। मेन हमारे लिए क्या है? करंट अफेयर्स, जो अब यहाँ से इस स्लाइड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली बात है डायरेक्ट सीडेड राइस। ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक ब्रांडेड टेक्नोलॉजी, जिसको किसने बनाया है? माइको लिमिटेड एंड सावना सीड लिमिटेड ने। ये एक सिस्टम को रेफर करती है। किस सिस्टम को रेफर करती है? हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी डिजाइन की है। किसके लिए? जो साथ में वर्क कर सकती हैं, किसके? हर्बिसाइड इमेज थेरेपी इनेबलिंग बेटर वीड कंट्रोल। अब देखो, इतना टेक्नोलॉजी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? वीड कंट्रोल के लिए बनाया गया है। बिकॉज वीड की वजह से क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, और फिर उनका जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो भी काफ़ी कम हो जाता है। साथ में सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एक है व्हाट आर साव 134 एंड साव 127, जो रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था। क्या है? नॉन बासमती राइस हाइब्रिड्स हैं, जो किसने डेवलप की हैं? IARI ने, और साथ में सावना सीड्स लिमिटेड ने। ये क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और साथ में सावना सीड्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है फ्री हिट जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये भी सेम वही है, एक हर्बिसाइड टॉलरेंट वीट टेक्नोलॉजी है, जिसको सेम माइको प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। मेनली किसके लिए डिजाइन किया है? जीरो टिलेज फार्मिंग के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज जीरो टिलेज फार्मिंग? वो क्या होता है? दैट wheat is sown directly into the field without plowing after the previous crop। और वो previous crop मेनली क्या होती है? राइस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो न्यूज है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप वो देखो। नॉर्मली क्या होता है, हम आज के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर पॉल्यूशन से सफर कर रहे हैं, जिसमें कि आपको दिल्ली का पॉल्यूशन पीक पर मिलता है। और जब आपसे रीजन पूछा जाता है कि दिल्ली का, गवर्नमेंट से पूछा जाता है दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो क्यों पीक पर है, उसका सिंपल सा रीजन होता है। सबसे पहली बात आती है जो स्टेबल बर्निंग होती है। क्यों? दिल्ली के अराउंड आपके यूपी है, हरियाणा है, जहाँ पर मेनली राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। अब राइस के प्रोडक्शन के बाद जब राइस की कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है, राइस को निकाल लिया जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी सारा जो लेफ्ट रेसिड्यू बच जाता है, उसको उनको बहुत जल्दी क्लियर करना होता है, क्योंकि जब तक वीट को कल्टीवेट करने का टाइम हो चुका होता है। तो सबसे ईजी उनको लगता है कि वो उस चीज़ को जला दे, और उस जलाने की वजह से क्या होता है, जो पोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसी के लिए ये सॉल्यूशन है कि इससे क्या होगा, जो वीट है वो डायरेक्टली वहाँ पर सोन किया जाएगा। पहले से उस जो पुरानी क्रॉप है उसको बिल्कुल हटाकर साफ करने से दोबारा जो आपका फील्ड है उसको प्लो करने के हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा, उसको हम बाद में क्लियर कर सकते हैं, या फिर उसको हम इजीली अलग तरीके से कोई और सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। हमें उसको जलाने की ज़रूरत नहीं, जिससे आपका एनवायरनमेंट भी बेटर रहेगा, फार्मर्स को भी हेल्प ज़्यादा मिलेगी। अब एक टर्म है ट्रिकोडर्मा एस्पेरुलम। ये क्या है? रिसेंटली हमने इसको न्यूज़ में देखा। ये क्या है? एक ये है बायो कंट्रोल एजेंट टू टैकल फूट रूट डिजीज इन बासमती राइस। बासमती राइस के अंदर ये डिजीज हो जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक बायो कंट्रोल एजेंट का है, जो इसको कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये क्या है? एक अम्ब्रेला स्कीम है, किसके लिए? डिजिटली एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का? दैट digitally identifies for 11 crore farmers are targeted over the next 3 years।
अब ये स्कीम आई थी आपकी 2024 के अंदर, ये मिशन आया था। तो से एक का साल ये हो गया आपका, फिर 25 से 26 और फिर 26 से 27, ऐसे करके 3 इयर्स के अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो नियर अबाउट 11 करोड़ फार्मर्स को क्या दें, डिजिटली उनकी आइडेंटिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करें। साथ में डिजिटली क्रॉप का सर्वे भी जो है वो भी नेशन वाइड कंप्लीट हो जाए। टोटल इस मिशन के लिए कितने पैसे लगाए गवर्नमेंट ने? 2817 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। 3 पिलर्स हैं इसके अंदर। एक है आपका एग्रीस्टेक, जिसके अंदर इंक्लूड है कि फार्मर्स की रजिस्ट्री की जाएगी, उनको जियो रेफरेंस विलेज मैप्स वगैरह की चीज़ें देखी जाएंगी, जो क्रॉप सोन हो रही है उनकी रजिस्ट्री वगैरह की जाएगी। एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर क्या है कि जो फार्मर्स का डिसीजन होगा उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनके डिसीजन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। एक होगा जो सॉइल प्रोफाइल है उसकी मैपिंग की जाएगी कि कौन सी सॉइल है, किस टाइप से है, यहाँ पर क्या बेटर रहेगा, कौन सी क्रॉप को बेटर ग्रो करना रहेगा, कैसे इस चीज़ को, अगर फर्टिलिटी कम है सॉइल की तो उसको इंक्रीज कैसे करें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। नेक्स्ट है आपका संजय अग्रवाल कमेटी, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्या किया है इस कमेटी ने, क्या काम है इस कमेटी का? दिस कमेटी एक्सप्लोरिंग अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और साथ में इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग। इन चीज़ों से रिलेटेड ये कमेटी क्या कर रही है? काम कर रही है। साथ में किसको असेस कर रही है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड भी जो ये कमेटी है वो काम कर रही है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट बात करते हैं मखाना की, जिसको हम फॉक्सनट भी बोलते हैं। अब मखाना की न्यूज़ में आने के 2 रीज़न है। एक, आज के टाइम पे मखाना काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, कुछ इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि कुछ हम इंटरव्यूज़ वायरल हो जाते हैं, एक्ट्रेस के भी हो जाते हैं, कुछ जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उनके भी हो जाते हैं कि मखाना खाओ, मखाना बहुत अच्छा स्नैक है। कुछ उस वजह से मखाना की डिमांड इंक्रीज हुई। साथ में अभी जो बजट रिसेंट में 2025 का आया उसके अंदर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम मखाना बोर्ड की स्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं, कहाँ पर? बिहार के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा भी बोला जा रहा था कि यस, इस बार का बजट टोटली बिहार की तरफ इंक्लाइंड है। तो इसीलिए मखाना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मखाना को फॉक्सनट भी बोला जाता है। अब मखाना की बेसिक चीज़ों को देखते हैं। एक, कि मखाना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके अलावा क्या है? मखाना एक एक्वेटिक क्रॉप है जिसको हम स्टेगनेंट पेरिनियल वाटर बॉडीज के अंदर क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। उसके अलावा क्या है? क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? टेम्परेचर जो है वो 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर के बीच में। सॉइल टाइप के कौन सी होनी चाहिए? स्मूथ लोमी सॉइल टाइप आपका होना चाहिए। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है मखाना का? बिहार में ही होता है। नियर अबाउट 80% इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? बिहार के अंदर ही होता है। इसलिए जो मखाना बोर्ड है वो भी कहाँ बनेगा? बिहार में ही बनेगा। मखाना को ही हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है जो अभी न्यूज़ में चली, वो है बनाना। क्यों न्यूज़ में रही? बिकॉज हमने कुछ टाइम से जो हमारा बनाना का एक्सपोर्ट है वो 10 फोल्ड इंक्रीज हो चुका है और हम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर बन चुके हैं बनाना के। तो अब बनाना जो फ्रूट है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए बनाना के लिए? 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। प्रेफर्स डीप एंड रिच लोमी सोइल फॉर बनाना। और क्या है? जो सी लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर, अबव सी लेवल जो है आपके बनाना की कल्टीवेशन की जाती है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बनाना का कहाँ पर होता है इंडिया के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला के अंदर। अब बात करते हैं ये क्या है? व्हाट इज KKL ब्रैकेट क्लोज 3? ये क्या है? ये है एक सॉल्ट टॉलरेंट पैडी वेराइटी। अब ये क्यों बनाई गई है? ये मेनली बनाई गई है फॉर डेल्टा रीजन्स, क्योंकि वहाँ पर सलाइन वाटर का इशू काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है कुछ टाइम से, और उसकी वजह से वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो
इस वैरायटी से क्या होगा कि अब इस जो ये पैडी वैरायटी है इसकी सॉल्ट टॉलरेंट करने की कैपेसिटी है और उसकी वजह से ये क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं होगी ड्यू टू सैलाइन वाटर, और वहाँ पर भी जो क्रॉप है पैडी की वो अच्छी तरीके से सस्टेन कर जाएगी। अब ये नेक्स्ट स्कीम है पीएम प्रणाम। स्कीम नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली इससे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस स्कीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। स्कीम का नाम है पीएम प्रणाम। फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एम क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करो और उनके अलावा अल्टरनेटिव्स जो हैं न्यूट्रिएंट मैनेज करने के सॉइल के अंदर उनको हमें अपनाना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हुआ कि हम एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स का यूज कम करें क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट डालते हैं और हमारे नेचर के लिए अच्छे नहीं होते। तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो लंबे टाइम तक मैनेज हो पाएगी, साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी वो चीज़ें हार्मफुल नहीं होगी और हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी अच्छी तरीके से चलता रहेगा। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है ये स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट एक और स्कीम है, इस स्कीम के आने के चांसेस भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। स्कीम पुरानी है और पुरानी है क्यों पुरानी है? क्योंकि स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2015-16 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। स्कीम का नाम है PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अंदर किसकी बात की गई है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स हैं उनको इनपुट्स मिलेंगी, मार्केटिंग कैसे करनी है उस चीज़ की, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, पूरा प्रॉपर असिस्टेंट मिलेगा, सारी अप्रोचेस जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की उनके अंदर इनको सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली स्कीम किसके लिए है कि फार्मर्स के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक अवेयरनेस बनाना और साथ में फार्मर्स को प्रमोट करना कि वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? केमिकल फ्री फार्मिंग होती है और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उससे भी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको भी बेनिफिट अल्टीमेटली हो जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट है पीजन पी। पीजन पी क्या है? नॉर्मली हमारे इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? तुर या फिर अरहर। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ पल्सेस। अब क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया? फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैज पियोनियर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पीजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल। प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी ऐसी डिजीजेज हैं जिनकी वजह से, काफ़ी ऐसी विड्स हैं, सॉरी डिजीजेज नहीं, काफ़ी ऐसी विड्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि पीजन पी की प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी कम होता जा रहा है और पीजन पी की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसी के लिए एक स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया। अब वो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ नहीं, उससे सिर्फ ये है कि पीजन पी की क्रॉप्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और पीजन पी को जो डिजीजेस वगैरह फेस करनी पड़ती हैं पीजन पी की कल्टीवेशन को, वो कैसे हम कम कर सकते हैं। अब वो सब कुछ हमसे नहीं पूछने वाला यूपीएससी। यूपीएससी क्या पूछेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजन पी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि न्यूज में टॉपिक है। कॉमनली हम इंडिया में क्या कहते हैं? अरहर और तुर। प्राइमरीली कहाँ ग्रो होता है? सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन्स इन इंडिया। बेस्ट टेम्परेचर क्या है? 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग रेनी सीजन and requires 600 to 650 mm of annual rainfall with moist condition in the first 8 weeks। जब आप कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हो उसके बाद जो स्टार्टिंग में आप उस चीज़ को सोन करना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट 8 वीक्स होते हैं वहाँ पर जो कंडीशन है वो काफ़ी मॉइस्ट होनी चाहिए तुर और अरहर की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट है नैनोडेप। नैनोडेप क्या है? एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? इफ्को ने इंट्रोड्यूस किया है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। अब ये लिक्विड फर्टिलाइजर क्या कंटेन करता है? 8% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस पर वॉल्यूम। अब क्या है, अब जो कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर है और देखो नैनो नाम से ही पता चल रहा है कि काफी स्मॉल उसमें है,
काफ़ी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फर्टिलाइज़र प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसके लिए काफ़ी ईजी है कि ये प्लांट के स्टोमेटा तक जाए और वहाँ से फिर अंदर तक जाकर जो प्लांट को न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए होती है बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू ये वहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड करे, और जिससे कि प्लांट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी में भी हेल्प होगी, हमें हेल्थ भी अच्छी रहेगी हमारी, और बेसिकली हर तरीके से हेल्प ही होगी। और जो डेप है, डेप का क्या मतलब है, DAP, ये है आपका DI अमोनियम फॉस्फेट, जो यूरिया के बाद इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में यूरिया। यूरिया के बाद जो सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर है इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, DI अमोनियम फॉस्फेट। अब बात करते हैं इरीसिल की। रिसेंटली क्या हुआ है, इरीसिल को क्या मिला है, OEKO-TEX सर्टिफिकेट इनको मिला है। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इंश्योरिंग टेक्सटाइल्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड प्रोड्यूस इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशन। कि ये सर्टिफिकेट उनको मिलता है कि जो टेक्सटाइल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बिना हार्मफुल सब्सटेंस के यूज किए उनका प्रोडक्शन किया जाता है, और वो उनका प्रोडक्शन काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशन में किया जाता है। तो जो इरीसिल का प्रोडक्शन होता है वो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में किया जाता है, और इससे जो सिल्कवर्म होते हैं उनको भी ज्यादा हार्म नहीं होता, इसीलिए इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। ऑल्सो नोन एज पीस सिल्क और वेगन सिल्क, क्योंकि इससे जो सिल्कवर्म के अंदर जो कोकून होता है उसको कोई भी हार्म नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड इन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है इरीसिल का, आसाम के अंदर होता है, और उसके अलावा बाकी नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन होता है, बट मेन प्रोडक्शन कहाँ होता है, आसाम के अंदर होता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं सिल्क के बारे में। इंडिया इज द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 5 कॉमर्शियल सिल्क वेराइटीज। हम वर्ल्ड में एक लौती ऐसी कंट्री हैं जो सिल्क की 5 कॉमर्शियल वेराइटीज का प्रोडक्शन करते हैं। कौन सी हैं, ये आपकी 5 वेराइटीज हैं। मलबेरी सिल्क सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। ट्रॉपिकल तसर सिल्क फॉरेस्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया से प्रोड्यूस होता है। ओक टसर सिल्क फॉरेस्ट रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया से प्रोड्यूस होता है। ये सिल्क बताई दिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, अभी हमने डिस्कस किया। और मुगा सिल्क, आसाम जो है वो एक्सक्लूसिवली मुगा सिल्क की प्रोडक्शन को हैंडल करता है। अब एक वर्ड न्यूज में था, कल्पा स्वर्णा, ये क्या वर्ड है, ये एक वेराइटी, किसकी, न्यू ड्राफ्ट कोकोनट वेराइटी है, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। तो अगर ये नाम आपको दिख जाए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये कोकोनट वेराइटी का नाम है। अब बात करते हैं क्लीन प्लांट प्रोग्राम की। हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने रिसेंटली ही क्या किया है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम को अप्रूव किया है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम बेसिकली किसके लिए है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्शन भी बढ़े और साथ में वो डिजीजेस फ्री भी हों, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले इसकी बात कब की गई थी, 2023 के बजट में की गई थी, बट उस टाइम पर चीज़ें प्रोसीड नहीं हुई ज़्यादा, और अब काफ़ी कुछ टाइम से ये चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं रिलेटेड टू क्लीन प्लांट प्रोग्राम। बजट क्या है, 1765.67 करोड़, और मेन एम क्या है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन भी ऐसे बढ़े कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उनके अंदर कुछ भी यूज कर दे जिनसे लोगों की हेल्थ खराब हो जाए और उनके अंदर डिजीजेज हो, नहीं, डिजीजेज फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उनके अंदर यूज किया जाए, और साथ में उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। अब एक छोटी सी बात करते हैं पीडीएस की, क्योंकि एक स्कीम है, उसको समझाने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पीडीएस। पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, पीडीएस का सिस्टम चलाती है, जिसके अंदर बहुत कम प्राइस पे लोगों को जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो मिलती हैं, मतलब बेसिक फूड क्रॉप्स जो हैं वो उनको मिलती हैं। मेनली आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, थोड़ी शुगर हो गई, ऑयल हो गया, सारी चीज़ें उनको बहुत कम प्राइस पे दी जाती हैं। तो पीडीएस क्या है, पीडीएस इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो किसके लिए इस्टेब्लिश किया था, टू एड्रेस फूड स्कार्सिटी बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस।
उसके लिए गवर्नमेंट कार्ड्स बनवाती है, जिनकी इनकम बहुत कम होती है उनके अलग बीपीएल कार्ड्स अलग होते हैं, बीपीएल से भी नीचे फिर एक क्रेडिट कार्ड होता है, तो उस टाइप से उस बेसिस पर वो कार्ड्स होते हैं और उस बेसिस पे जो आपको फूड ग्रेन्स है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलती है। अब पीडीएस किसके अंडर काम करता है? ऑपरेट्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 टू इंश्योर फूड स्कार्सिटी। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो इस चीज से रिलेटेड काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं जो चीज न्यूज में है। न्यूज में क्या है? अन्न चक्र इनिशिएटिव एंड स्कैन सिस्टम। पहले इनिशिएटिव देखते हैं क्या है, फिर देखते हैं स्कैन सिस्टम क्या है। अन्न चक्र इनिशिएटिव क्या है? ये एक पियोनियर टूल है। किसके लिए? टू फॉर ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई चेन ऑफ पीडीएस इन इंडिया। अब देखो, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्या होता है कि काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपको एक जगह चाहिए जहां पर आप उन फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सको, फिर वो फूड ग्रेन्स वहां से अलग अलग जगह पर जाती है, वहां से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, शहर से गांव में जाती है, फिर वहां पर लोग इकट्ठा होकर, तो काफी बड़ा सिस्टम है। तो उस सिस्टम को एक अच्छे चैनल की तरह, एक सप्लाई चेन को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। डेवलप किसने किया इसको? ये हुआ डेवलप कोलैबोरेशन में हुआ विद द, कोलैबोरेशन किस किस का था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT एट IIT दिल्ली, इनका कोलैबोरेशन था। और उसके साथ इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव क्या काम कर रहा है? जस्ट सिंपल है, एडवांस एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रूट्स फॉर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि जो काम है वो और एफिशिएंट तरीके से हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर चेन मेंटेन हो सके, बीच में कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऊपर नीचे है, कि सपोज मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर पब्लिक ऑफिसर है, वो कहीं पर बीच में जो क्रॉप्स है, जो कल्टीवेट ग्रेन्स है, उनको अपने पास स्टोर कर ले, ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, सारी चीज़ों को एक अच्छे प्रॉपर चैनल से चलाने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का जो ब्रीफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। स्कैन सिस्टम क्या है? एक स्कैन पोर्टल है जो डिजाइन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन द सब्सिडी क्लेम प्रोसेस फॉर स्टेटस अंडर वही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर इस पोर्टल को बनाया गया है, जो पूरी जो सब्सिडी चेन है पीडीएस सिस्टम की, उसको पूरी को मॉनिटर करने के लिए। एट इससे क्या होगा? इट इनहेंस फूड सिक्योरिटी बाय मॉडर्नाइजिंग पीडीएस ऑपरेशन। इससे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा और उसको मैनेज करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा जो ग्रेन्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, गवर्नमेंट को भी लॉस होता है, वैसे भी फूड ग्रेन्स का भी लॉस होता है, और कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। काफ़ी चैनल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हीं को टैकल करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। टोटल बजट कितना है? 2481 करोड़। बैकग्राउंड क्या है इसका? कि गवर्नमेंट ने, अभी हमने पीछे PKVY स्कीम देखी थी, उसी के अंडर एक स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, भारतीय प्राकृतिक प्राकृतिक सॉरी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अब ये लॉन्च की थी, अब इसको हटा दिया जाएगा, इसी का रीनेम किया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। जो हमारी बजट स्पीच थी लास्ट ईयर की, इस साल वाली ने, उसके अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बात की थी। अब आगे देखो, इसके बारे में बात की बजट के अंदर, और फिर विद इन 100 डेज गवर्नमेंट ने दोबारा पावर में आई। गवर्नमेंट कब? लास्ट ईयर मई के अंदर दोबारा गवर्नमेंट पावर में आई। जब मई के अंदर गवर्नमेंट पावर में आई, उसके विद इन 100 डेज गवर्नमेंट ने क्या किया? इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया। इस इनिशिएटिव में कितने लोग इंक्लूड हैं? नियर अबाउट 1 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो इस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड हैं। एंड दिस इनिशिएटिव विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नियर अबाउट 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर that implemented via scientific institutions and ग्राम पंचायत। तो मेनली नियर अबाउट कितने? 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया गया है, जिनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव करवाने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। उसके लिए उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उनको कोई भी इनपुट्स की ज़रूरत है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए, जो भी ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड उनको करेगी, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग, एक केमिकल फ्री फार्मिंग हमारी कंट्री के अंदर प्रमोट हो सके। कौन से मिनिस्ट्रीज को हैंडल कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड
फार्मर्स वेलफेयर इसको हैंडल कर रही है। यही थी आपकी जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और भी अगर एक दो न्यूज़ गलती से स्किप हुई, वैसे हुई नहीं है, बट अगर गलती से कोई लेटेस्ट स्कीम वगैरह स्किप हुई भी होगी वो भी मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी, बिफोर प्रीलिम्स। बल्कि हम मई तक भी शिफ्ट नहीं करेंगे, अप्रैल मंथ में ही मैं वो भी आपको क्लियर आउट करा दूंगी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं। तो ये क्रॉप्स की लिस्ट है, ये कंट्रीज की लिस्ट है कहाँ पर किसका हाई प्रोडक्शन होता है। ग्राम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है, ग्राउंड नट का सबसे ज्यादा चाइना में है, ग्राउंड नट ऑयल का भी चाइना में है, लेंटिल का कनाडा, ऑनियन का इंडिया, प्लम ऑयल का इंडोनेशिया, पोटैटो का चाइना, रेपसीड एंड मस्टर्ड का कनाडा। तो ये सारी आपकी लिस्ट है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, मैं भी टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सोया ऑयल चाइना, लगभग का आंसर तो चाइना होता है, जिनका चाइना नहीं होता वही हमें कंफ्यूजन होती है। जैसे सेसमम का क्या है, सूडान है, सनफ्लावर ऑयल का क्या है, यूक्रेन है, शुगर केन का क्या है, ब्राजील है। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड लेवल की लिस्ट है। उसके बाद ये फूड प्रोडक्शन इन इंडिया की लिस्ट है। एप्पल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का है, जम्मू एंड कश्मीर है, आलमंड का जम्मू एंड कश्मीर है, बनाना का महाराष्ट्र है, ड्रैगन फ्रूट का आंध्र प्रदेश, ग्रेप्स का महाराष्ट्र, गवावा का भी मध्य प्रदेश, वॉलनट का JNK, मैंगो का उत्तर प्रदेश, पपाया का गुजरात, पाइनएप्पल का वेस्ट बंगाल, स्ट्रॉबेरी का महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा अगर हम टोटल फ्रूट्स की बात करें, सबसे ज्यादा टोटली सिर्फ आपसे पूछा जाए फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो आपका सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। स्पाइसेस प्रोडक्शन की बात करें, फेन्यूग्रिक सीड जिसको हम मेथी कहते हैं हिंदी में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में, पेपर का कर्नाटका में, क्लॉव्स का तमिलनाडु में, नटमेग का केरला के अंदर है, जिंजर का मध्य प्रदेश में, चिली का आंध्र प्रदेश में है, गार्लिक का मध्य प्रदेश में है, जो टमरिक इमली होती है उसका तमिलनाडु के अंदर है। तो ऐसे कर और टोटल ओवरऑल अगर आप स्पाइस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा केरला के अंदर। ये क्रॉप प्रोडक्शन की लिस्ट है, जो ये डाटा है ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की साइट से लिया हुआ है मैंने। तो डाटा इज एब्सोल्युटली 101% करेक्ट। तो आप यहाँ से सारी चीजों को देख सकते हो, राइस है, वीट है, मेज है, बार्ले है, जवार है, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट सभी इंक्लूडेड हैं। तो एक बार यहाँ से आप इसको गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर भी तुर, ग्राम, उड़द, मूंग, लेंटिल, अदर पल्सेस, फिर सोयाबीन, सनफ्लावर, रेपसीड, लिनसीड, फिर कॉमर्शियल क्रॉप्स आपकी जो शुगर केन, कॉटन, जूट, मेस्टा, वो सब कुछ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। थैंक यू।